नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ हम सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर, कुल खाद्यान्न, कुल तिलहन का उत्पादन भी हम राष्ट्र को दे रहे हैं। इससे फसल में नए नए कीर्तिमान भी स्थापित हो रहे हैं। तो ये कीर्तिमान स्थापित करने के साथ साथ हमारा दायित्व भी बढ़ता ही जा रहा है। किसान भाइयों, हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम आपको नवीनतम तकनीकों के बारे में समय समय से बताएं, खेती से जुड़ी तमाम जानकारियों के बारे में आपको अवगत कराते रहें। आज के इस कार्यक्रम में भी हम एक नई जानकारी लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की योजना, दालों पर मंडी टैक्स की छूट समाप्त, इफ्को का कृषि रसायन क्षेत्र में प्रवेश, मूली की उन्नत किस्में लगाएं और गन्ने में कंडुआ रोग का नियंत्रण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों का क्रियान्वयन तेजी से करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान उच्च स्तरीय बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि अगले 10 साल में 60 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा निर्मित करने की योजना तैयार की गई है। किसानों के लिए बोनस के विकल्प की योजना तथा फसल बीमा योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूदान तथा सीलिंग की अतिरिक्त उपलब्ध भूमि की जानकारी जिलेवार तैयार करें। वनवासियों को दिए जाने वाले वनाधिकार पत्र के अस्वीकृत आवेदन की जिलेवार पुनर्समीक्षा करें। साथ ही फसलों को कीट व्याधि से बचाने के लिए किसानों को जागरूक करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आगामी 25 सितंबर से गरीब कल्याण वर्ष मनाया जाएगा। राज्य के बाहर से आ रही दालों पर मिलने वाली 2% मंडी टैक्स की छूट को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। यह छूट प्रदेश की दाल मिलों को 1998 से मिल रही थी, जिसकी मियाद गत 22 अगस्त 2015 को पूरी हो गई। सरकार का दावा है कि इससे कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार का यह फैसला विदेश से आयातित दालों के मामले में भी लागू होगा। संसदीय कार्य मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दाल मिलों से लिए गए नमूनों की जांच के बाद पाया गया कि मिलों में राज्य में उत्पादित दाल का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में 650 दाल मिलें हैं। मध्य प्रदेश देश में दालों के उत्पादन में सबसे आगे है और देश में कुल दाल उत्पादन में राज्य की 65% हिस्सेदारी है। अगर कोई बदलाव होता है या फिर मिलें राज्य में उत्पादित दाल का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर करेंगी तो मंत्रिपरिषद उसे ध्यान में रखते हुए फैसला करेगी। उर्वरक का उत्पादन और विपणन करने वाली देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए एग्रोकेमिकल्स क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी मित्सुबिशी कॉरपोरेशन जापान के साथ मिलकर इफ्को एमसी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने का करार किया है। इसमें 51% हिस्सेदारी इफ्को की और शेष मित्सुबिशी कॉरपोरेशन जापान की होगी। यह कंपनी भारत में उच्च गुणवत्ता वाले एग्रो केमिकल्स का उत्पादन करेगी। वैसे तो मूली पूरे साल लगाई जा सकती है, फिर भी सीजन के मुताबिक किस्मों का चयन ज़्यादा बेहतर होता है। गोबर खाद 200 क्विंटल, 200 किलो यूरिया, 250 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। मूली की किस्मों में पूसा देसी अगस्त से अक्टूबर, पूसा रेशमी मध्य सितंबर से नवंबर, जापानी वाइट अक्टूबर से दिसंबर, पूसा चेतकी अप्रैल से अगस्त, पूसा हिमानी दिसंबर से फरवरी में लगाई जा सकती है। कुछ संकर किस्में भी अच्छा उत्पादन देती हैं, जैसे अर्का, निशांत, जापानी स्कीलेक, लौंग आदि का चयन भी किसान भाई कर सकते हैं। कंडुआ रोग वैसे तो बहुत फसलों में आता है और फसल को हानि पहुंचाता है। गन्ने में भी कंडुआ रोग आता है। इस रोग की विशेषता है कि जब पौधा पूरी तरह परिपक्व होने को होता है तभी इसका प्रकोप दिखता है। पौधों के सिरे से चाबुक के आकार की संरचना निकलती है, जिस पर झिल्ली चढ़ी रहती है। उसी झिल्ली में काला चूर्ण जो फफूंद के द्वारा बनाया होता है दिखाई देता है। हवा से झिल्ली फट जाती है और काला चूर्ण अन्य स्वस्थ पौधों पर प्रभाव डालता है। इसके नियंत्रण के लिए जिस खेत में यह रोग आया है वहां दूसरी फसल कदापि नहीं लें, क्योंकि आने वाले साल में रोग का अधिक प्रकोप होगा।
टुकड़ों को गर्म हवा से उपचार करके बुआई करें। गन्ने की रोग-रोधी जातियां को 87025, को 94012, को 87044, को शाह 91230 तथा को पंत 93227 लगाएं। संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें एवं उचित जल निथार रखें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खेती में उर्वरकों के गलत ढंग से प्रयोग करने से भूमि में कई प्रकार की विसंगतियां भी पैदा हो जाती हैं, जिन्हें दूर करना समय के साथ अत्यंत कठिन और महंगा साबित होता है। तो आइए किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानते हैं कि जैव उर्वरकों का क्या महत्व है। जैव उर्वरकों के महत्व के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ से। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भूमि जो है वो हमारे पास सीमित है। अतः खाद्यान्न आपूर्ति के लिए आप सभी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बड़ी से बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता जो है वो घटती जा रही है। ऐसे में हम आपको जैव उर्वरक का उपयोग करने की अनुशंसा देते हैं। राइजोबियम इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है और राइजोबियम की अलग अलग प्रजातियां होती हैं। यह मुख्य रूप से दलहनी फसलों में इसका इस्तेमाल होता है। जब भी आप इसका प्रयोग करें तो फसलों के अनुसार ही इसका चुनाव करें। जैसे कि राइजोबियम लैग्यूमिनस है, इसका प्रयोग जो है हम मटर मसूर में करते हैं। राइजोबियम जैपोनिकम है, इसका प्रयोग हम सोयाबीन में करते हैं। राइजोबियम ट्राइफॉली है, इसका प्रयोग हम बरसिम में करते हैं। राइजोबियम लोटाई है, इसका प्रयोग हम चना में करते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रजाति का चुनाव जो है वो फसलों के अनुसार करें। इसके अलावा जो है एजोला है, एजोला जो है धान के साथ सहजीवी के रूप में होता है और इसके प्रयोग करने से एक फ़ायदा यह है कि बहुत से सूक्ष्म तत्व भी यह प्रदान करता है, जैसे कि सल्फ़र जो है, पोटेशियम है इत्यादि। और यह नीलहरी शैवाल की एक प्रजाति एनाबीना के साथ मिल करके कम से कम 30 से 40 किलो नाइट्रोजन जो है वो स्थिर करता है। अब जो हैं जैव उर्वरक, मुक्तजीवी जैव उर्वरक होते हैं। मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैव उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जो पौधों के साथ
रहते तो हैं और नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, किंतु भोजन से किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से एजोस्पाइरलियम, दूसरा जो होता है एजेटोबैक्टर और नील हरित शैवाल होता है। एजोस्पाइरलियम जो होता है इसका प्रयोग जो है वो धान्य वर्गीय फसलों में करते हैं, जैसे कि गेहूँ, ज्वार, बाजरा इत्यादि। और ये जो होता है इसकी जो मुख्य प्रजाति होती है वो एजोस्पाइरलियम लिपोफेरम और एजोस्पाइरलियम बर्सिलेंस होती है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि जड़ विकास में सहायता मिलती है एवं यह जल ग्रहण करने की क्षमता और भोजन ग्रहण करने की क्षमता जो है इसे बढ़ाता है। इसी प्रकार एजेटोबैक्टर है। एजेटोबैक्टर जो होता है, एजेटोबैक्टर क्रोकोकम की प्रजाति जो है वो सबसे अधिक उपयोग में की जाती है और इसका प्रयोग करने से यह फ़ायदा होता है कि यह एक तरफ तो पौधों को अधिक नाइट्रोजन जो है वो मिलता ही है, साथ ही साथ यह कुछ वृद्धि नियामक को भी निकालता है, जिसके कारण पौधों की वृद्धि होती है। और ये वृद्धि नियामक जो होते हैं वो विटामिन बी और जिब्रेलिक एसिड इस तरह के होते हैं। इसके अलावा जो होता है वो है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो है इसमें एनाबीना, नॉस्टॉक, हिट्रोसिस्ट इत्यादि प्रजातियां होती है। हिट्रोसिस्ट इसकी सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जो है प्रजाति होती है और इसका प्रयोग करने से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो अधिक होती है। किसान भाइयों, अभी तक मैंने जितना बताया ये सभी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले थे और अब जो मैं बताने वाली हूँ वो है फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग जैव उर्वरक। तो जो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग जैव उर्वरक होते हैं, आमतौर पर फॉस्फोरस देने के लिए आप फॉस्फोरस उर्वरक या डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, किंतु मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये उर्वरक सिर्फ 20 से 25% तक के फॉस्फोरस जो है वो पौधों को दे पाते हैं। शेष 70 से 80% तक के जो उर्वरक होता है वो अघुलनशील रूप में अनुपलब्ध हो जाता है। तो इस स्थिति में यदि आप फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया यदि मिलाते हैं तो यह शेष अघुलनशील फॉस्फोरस को घुलनशील बना करके पौधों को पोषक तत्व के रूप में उपलब्ध कराता है। इसमें स्यूडोमोनास और इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं जिसका हम प्रयोग जो है वो फॉस्फोरस को सॉल्युबलाइज करने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो होता है माइकोराइजे। माइकोराइजे क्या होता है? एक कवक होता है जो पौधों की जड़ों में जा कर के वृद्धि करता है। इसका प्रयोग आप किसी भी प्रकार के फल फूल फसलों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपको जैव उर्वरक उपयोग करना है तो इसको उपयोग करने के साथ साथ जो है इसमें कुछ सावधानियां बरतनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सावधानियां जैसे कि आप जब भी ये लें तो इसके लेने की अंतिम तिथि आवश्यक रूप से देख लें और इसका प्रयोग भी अंतिम तिथि पूर्ण होने के पूर्व ही करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप इसका प्रयोग लेने जाएं तो फिर इसे मान्यता प्राप्त खाद्य विक्रेताओं से ही लें। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हमेशा पैकेट में ISI मार्क जो है वो ज़रूर देखें और जब भी आप इसका प्रयोग करें तो प्रयोग करने से पूर्व इसको छायादार स्थान में ही रखें, क्योंकि यह अधिक तापमान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसके जो जीवाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसको जो हमेशा जो है यदि आपको कीटनाशी का प्रयोग करना है इसके साथ या बीजों को उपचार करना है तो इसको जैव उर्वरक मतलब बीजों को जैव उर्वरक से उपचारित करने के 24 घंटे पूर्व इसका उपचार अन्य किसी चीज़ से करें। अन्यथा क्या होगा कि जो जीवाणु जो है वो निष्क्रिय हो जाएंगे। और किसान भाइयों, मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी जैव उर्वरक का उपयोग जो है अधिक से अधिक मात्रा में करें और जितना अधिक मात्रा में आप इसका प्रयोग करेंगे आपको उत्पादन जो है अधिक मिलेगा। धन्यवाद। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल? कैसे हो इनकी सही देखभाल? बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान? जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान,
सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि उत्पादन में लगभग 30% भाग कीटों व रोगों के आक्रमण से नष्ट होता जा रहा है। ऐसे में कीटनाशियों का प्रयोग बहुत हानिकारक है, जिससे प्रदूषण भी बहुत हो रहा है। ये महंगे कीटनाशी आपके मित्र कीटों को भी हानि पहुंचाते हैं। जो किसान भाई कपास की खेती कर रहे हैं, उन्हें अपने खेतों में कपास में कीट प्रबंधन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कपास में कीट प्रबंधन, आज के इस विषय पर हम और विस्तार से बातचीत करेंगे आज के हमारे विशेषज्ञ से। कपास विश्व की मुख्य रेशे वाली फसल है। कपास अब लगभग सभी महाद्वीपों में होती है। इसने स्वयं को हर किस्म की जलवायु, क्षेत्र और धरती के अनुरूप ढाल लिया है। कपास कपड़ा तैयार करने का नैसर्गिक रेशा है। मध्य प्रदेश में कपास असिंचित एवं सिंचित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में लगाया जाता है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में कपास का क्षेत्र लगभग स्थिर रहा है। यहाँ इसे 6 से 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगाया जाता है। यह भारतवर्ष के क्षेत्र का लगभग 6% है। पूरे विश्व में कपास की लगभग 1326 कीट प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 162 प्रजातियां हमारे देश में भी कपास उत्पादक क्षेत्रों में पाई गई हैं। इन 162 कीट प्रजातियों में से 9 कीट प्रजातियां लगभग 50% कपास उत्पादन को हर वर्ष नष्ट कर देती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ कीटों के बारे में जो इस प्रकार से हैं। हरा मच्छर या फुदका। इस कीट के शिशु और वयस्क दोनों प्रायः पत्तियों की निचली सतह और पौध भागों की सतह से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इस कीट के शिशु और वयस्क दोनों प्रायः पत्तियों की निचली सतह व दूसरे मुलायम पौध भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं। सूखी हुई पत्तियां, कलियां, फूल पुड़ी और घेंटे गिरने लगते हैं। अधिक कीट प्रकोप होने पर पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। घेंटे सही ढंग से नहीं खुलते या उनमें बनने वाली रुई में गुणात्मक व परिणात्मक ह्रास दिखाई देता है। माहो। इस कीट के सुस्त प्रकृति के शिशु और वयस्क मुलायम शाखाओं और पत्तियों की निचली सतह पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये रसपान कर नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक प्रकोप की स्थिति में पत्तियां सिकुड़कर पीली पड़ जाती हैं, पौधों की वृद्धि रुक जाती है और वह मुरझाकर सूख जाती हैं। तेला। तेला फसल की प्रारंभ की अवस्था से लेकर पकने तक नुकसान पहुंचाता है। शुरुआत की फसल पर कीट प्रकोप होने पर पत्तियां रजत श्वेत दिखाई देती हैं और क्रमशः पीली पड़कर सिकुड़ जाती हैं। फसल की बढ़ने की अवस्था में कीट प्रकोप होने पर पत्तियां तांबाई भूरी या काली दिखाई देने लगती हैं। लाल मतकुण। इसमें प्रकोपित घेंटे छोटे रह जाते हैं, वह समय से पहले खुल जाते हैं और इनमें रुई खराब हो जाती है। घेंटों में कीट द्वारा रस निचोड़ने और कीट के पीले मल के कारण रुई बदरंगी होती है और रुई का बाजार मूल्य घट जाता है। चितकबरी इल्ली। इस कीट की केवल इल्ली अवस्था हानिकारक होती है। फसल की आरंभ की अवस्था में ये विकसित हो रहे पौधे के ऊपरी सिरे से मुख्य तने में प्रवेश कर सुरंग बनाकर हानि पहुंचाती है। इस कीट की इल्ली अवस्था कलियों, फूलों, फूल पुड़ियों, विकसित हो रहे घेंटों व उनमें बन रहे बीजों को नुकसान पहुंचाती। तंबाकू की इल्ली। इस कीट की केवल इल्ली अवस्था फसल को हानि पहुंचाती है। ये आरंभ में पत्तियों की निचली सतह पर रहकर हरे पदार्थ को खाती है। उसके बाद ये पूरे खेत में बिखरकर पत्तियों को खाती है और अधिक प्रकोप की स्थिति में पत्तियों की केवल शिराएं शेष रह जाती हैं। ये फूलों, कलियों, फूल पुड़ी और घेंटों को भी महत्वपूर्ण हानि पहुंचाती हैं। डस्की काटन बग। इस कीट के शिशु और वयस्क आधे पके बीजों से रस चूसते हैं। ये बीज फलतः पक नहीं पाते। प्रभावित बीजों का रंग चला जाता है और ये वजन में हल्के रह जाते हैं। कारखानों में रुई की जीनिंग के समय कीट की वयस्क अवस्था पाई जाती है। ऐसे कपास के बदरंग होने के कारण उसका बाजार मूल्य कम मिलता है। हरी इल्ली या अमेरिकन डेंडू छेदक। इस कीट की केवल इल्ली अवस्था फसलों के लिए हानिकारक होती है। ग्रेवीविल। इस कीट की इल्ली और वयस्क दोनों अवस्थाएं फसल के लिए हानिकारक होती हैं। इल्ली भूमि में रहती है और जड़ों व अंकुरित हो रही पौध को हानि पहुंचाती है। अर्धकुंडलक इल्ली। इस कीट की केवल इल्ली अवस्था पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र कर हानि पहुंचाती है।
बाद की अवस्था में या अधिक प्रकोप की स्थिति में इल्लियां पूरी पत्तियों को काटकर नष्ट कर देती हैं। आइए किसान भाइयों, अब हम इनके नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। इनका समेकित प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। खाद उर्वरकों एवं सिंचाई का संतुलित उपयोग करें। अत्यधिक नत्रजन युक्त खादों के प्रयोग को रोकें। चिपचिपे प्रपंचों का उपयोग रस चूसक कीटों के लिए करें। विशेषकर पीले चिपचिपे प्रपंच सफ़ेद मक्खी के लिए अत्यंत उपयोगी पाए गए। नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर टीपॉल या सैंडोविट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव सफ़ेद मक्खी या मिलीबग के प्रकोप की आरंभिक स्थिति में करें। कीट प्रकोप की स्थिति में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 200 मिलीलीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर या थायोमेथाक्साम 25 WG 50 से 100 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर या एसिटामिप्रिड 20 SP 15 से 20 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। सफ़ेद मक्खी के लिए ट्राइजोफॉस 40 EC 400 मिलीलीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर या डाइफेनथ्यूरॉन 50 WP 500 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। मिलीबग के लिए प्रोफेनोफॉस 50 EC 750 मिलीलीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर या मेलाथियोन 50 EC 500 मिलीलीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर या एसीफेट 75 SP 400 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर का छिड़काव उपयोगी है। किसान भाइयों, ये थे हमारे कपास के कुछ प्रमुख कीट व उनके नियंत्रण, जिनसे कि हमारी फसल में 50 से 60% तक हानियां की जाती है। यदि सही समय पर इनका प्रबंधन किया जाए तो किसान भाइयों, आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया, ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है, अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम आपको विशेष रूप से पसंद आया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। यदि आप अपने पत्र या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर सूचित करें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे खेती से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे सानिसा हरणे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।